ऑल राइट, क्या हाल चाल चल रहे हैं दोस्तों। आज हम आ चुके हैं लास्ट केमिस्ट्री वाले एपिसोड में, जिससे हम करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इस वीडियो के बाद में हमारा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो मतलब फिजिक्स तो टोटली खत्म हो गया, केमिस्ट्री जो वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं मैं, अगर तुम लोगों ने 30 जनवरी और 31 जनवरी ये दोनों फ्री क्लासेस में अभी तक एनरोल नहीं करके रखा है तो भाई तुम बहुत तगड़ी चीज मिस कर दोगे। ये पता है जो 30 जनवरी का सेशन होगा ना, इसमें हम चिल पीवाईक्यू सेशन, पीवाईक्यू मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो पिछले साल जनरली आते हैं वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले, तीनों केमिस्ट्री के चैप्टर्स की। ये सेम चीज हमने फिजिक्स में भी की थी। बहुत सारे लोगों को तगड़ा फायदा पहुंचा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमारी एग्जाम में आए थे, तो ये जो क्वेश्चंस है वो सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये क्लास होगी कल 3 बजे 3 PM, ठीक है। 3 बजे तुम लोगों को पहुंचना है। उसके लिए तुमको नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखी है, ये वाली लिंक तुमको मिल जाएगी। तुमको उस लिंक पे क्लिक करना है और अगर तुमसे कोड मांगता है वो फ्री क्लास एनरोल करने के लिए तो तुमको कोड बता देना है PC001। PC001 ये कोड याद रखना। इस कोड के थ्रू तुम फ्री में स्पेशल क्लास में एनरोल कर पाओगे। तो वो क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी, बहुत तगड़ी रहेगी और लाइव रहेगी। सेम चीज हम 31 जनवरी को करने वाले, पर उस दिन हम ग्रैंड कंप्लीट केमिस्ट्री रिवीजन मैराथन। तो अगर तुमने तब तक केमिस्ट्री का कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम इस क्लास में बैठ जाते हो तो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जो तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री ना, जो तुम्हारा पूरा साल भर चलता है, उसको हम पूरे 3 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। एक साथ बैठ के लाइव रहेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा 3 घंटे कैसे निकल गए। या तो तुम टाइम वेस्ट कर दो कहीं जाके और तुमको पता ना चले 3 घंटे कैसे निकल गए, या फिर तुम कुछ प्रोडक्टिवली कर लो मेरे साथ बैठ के, वहां पे भी तुमको पता नहीं चलेगा टाइम कैसे निकलेगा, बट चिल भी कर लोगे और साथ में तुम्हारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि अभी के अभी पहले वीडियो को पॉज करो, जाके एनरोल करो और वापस से आओ यहां पर, ठीक है। नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना तो एनरोल कर लोगे। तो अगर तुम लोग नए हो ट्रायम बैच के अंदर, तुमको बता दो कि भाई ट्रायम बैच के अंदर हम करते हैं वो सब कुछ जो जरूरी है, बिल्कुल पिन पॉइंट, ठीक है। अब तुम लोगों के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो लेक्चर, एक अच्छा लेक्चर देख लो, एनसीईआरटी रीड कर लो, तुमको नोट्स मिल जाए। और उसके बाद में अगर तुमने एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और उसके बाद में अगर तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ पिछले साल में आने वाले जनरल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली आते हैं वो कर ले, तो तुमको चैप्टर में सिर्फ 9th में ही क्या 10th 11th 12th कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, पूरे नंबर मारने से, ठीक है। तो इसीलिए इस चैनल पे हम सिर्फ बताते नहीं है कि क्या करना है, हम करके भी बताते हैं, ठीक है। हम बॉब द बिल्डर है ठीक है। तो तुमको कॉन्वर्सेशन लाइक लेक्चर्स तो मैं दे रहा हूं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बिल्कुल ये लेक्चर वाला लेक्चर नहीं है भाई, ये कॉन्वर्सेशन है, बातें हैं। ऐसा लगेगा तुमको कि मैं तुम्हारे सामने बैठ के तुमसे बात कर रहा हूं, ठीक है। सुंदर फ्रैंक नोट्स हम देते हैं। अब देखो फिजिक्स के सारे नोट्स अपडेट हो चुके हैं, केमिस्ट्री के नोट्स अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे वो अपडेट हो जाएंगे तुमको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिलेगा टेलीग्राम के चैनल पे, तो मेक श्योर कि तुम वहां पर चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एमसीक्यू क्विज फॉर ट्रैकिंग, देखो हर एक चैप्टर के बाद में तुमको है ना, हर एक वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक एमसीक्यू क्विज मिलती है जिसमें कुछ 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, फटाफट होती है, 3-4 मिनट में तुम उस क्विज को सॉल्व कर सकते हो और एक अंदाजा लगा सकते हो कि तुमको कितने नंबर आ रहा है। मतलब वो टोटली फ्री है, उसमें तुमको कोई साइन इन नहीं करना, तुम चाहो जितनी बार दे सकते हो, अनलिमिटेड ट्रायल्स दे सकते हो उसमें, तो वो भी चेकआउट करना। फिजिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो सॉरी फिजिक्स नहीं, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन, ये जो है ये होने वाला है कल। और नेक्स्ट जो है एक रिवीजन मैराथन 31 को होगी। और एक और चीज, एनसीईआरटी की एनसीईआरटी एवरी क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन, मतलब कि मैं तुम लोगों को बोलता हूं कि अगर तुम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो इन टेक्स्ट और बैक, तो तुम बिल्कुल अपरंपार हो चुके हो। बट अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो अकेले एनसीईआरटी सॉल्व करने में बोर हो रहा हूं, मेरे को मेरा दोस्त चाहिए साथ में हम सॉल्व कर लें, तो भाई वो सेशन भी मैं करवा चुका हूं अक्टूबर के मंथ में। तो डिस्क्रिप्शन में तुमको उस सेशन की भी लिंक मिल जाएगी। मैंने हर एक साइंस के, फिजिक्स और केमिस्ट्री हर एक चैप्टर का एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करवा के रखा है, तो इस चैप्टर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तुम चाहो तो उसको देख सकते हो। वो उस टाइम पे लाइव सेशन था, अभी तुमको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, बट स्टिल वो सेशन बहुत तगड़ा है क्योंकि उसमें 1 घंटे में, मात्र 1 घंटे में हमने एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन विद ऑल तगड़े फंडे, हमने सारे फंडे के साथ में उसको डिस्कस कर रखा है। तो मेक श्योर कि तुम वो करो। और हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्योंकि हमको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले मैं तुमको बता दूं कि अगर तुमने अभी तक भी एनरोल नहीं किया, मैं तुमको फिर से रिमाइंड कर देता हूं, एनरोल कर लो याद से। तुम टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना ताकि तुमको अपडेट मिल जाए जैसे ही नोट्स आ जाते हैं लाइव। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे @कौन और साथ में @parle.in को भी कर लेना ताकि वहां पर हम थोड़ा इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्ट आज का चैप्टर, जिसके अंदर हम करेंगे बहुत ही फास्ट फटाफट चर्चा, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। है चैप्टर बहुत बड़ा, बट हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्या भैया स्ट्रक्चर ऑफ एटम? देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिकली ये है, देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि है ना, हमारी जो केमिस्ट्री है ना 9th वाली, उसमें उल्टा होना चाहिए था। ये पहला चैप्टर होना चाहिए था, सेकंड चैप्टर होना चाहिए था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और थर्ड होना चाहिए था इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। पर कोई बात नहीं, जैसा भी है तो हम इसको पहला समझ लेते हैं ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब हमें डिस्कस करने वाले कि देखो अभी तक हमको पता चल गया कि भैया एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। अब हमको उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना, मतलब हम एटम के अंदर जो है वो डुबकी लगाने वाले हैं। अब एटम के अंदर डुबकी लगाने से पहले मैं तुमको पहले ही बता देता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ इस प्रकार का होता है कि ये देखो, है ना, ये हो गया हमारा सर्कल,
तो स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है स्फेरिकल। एटम जो होता है, ये मैंने क्या कर दिया, एटम जो होता है वो एक स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। ये स्फेरिकल हालांकि बना नहीं गाइस, कोई बात नहीं गाइस, थोड़ी गलतियां चलती है। ये देखो स्फेरिकल बन गया, हाँ भाई ये देखो स्फेरिकल होता है। तो एटम जो होता है स्फेरिकल होता है, ठीक है। उसके अंदर होता है बीच में एक न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पता है ना, दो चीजें होती थी, अब एक न्यूट्रॉन एक और चीज होती है, ठीक है। तो वो जो सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं हम इसको, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारे पास में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के आसपास अलग अलग ऑर्बिट्स में कुछ चीजें रिवॉल्व कर रही होती है। जो हमको इलेक्ट्रॉन्स पता है ना, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स पता है कहां होते हैं, ये जो अलग अलग ऑर्बिट्स है ना वहां पर होते हैं। जैसे कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के चक्कर काट रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये है हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम फाइनल मतलब ये डायरेक्टली तो मिला नहीं होगा ना साइंटिस्ट लोगों को कि एक बार बैठे होंगे कि चलो आ जाओ गाइस आज तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना के दिखा देंगे बच्चों को, ठीक है। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि उन्होंने एक बार में बना लिया होगा, ठीक है। अलग अलग टाइम लगा होगा, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया होगा। किसी साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च की होगी जो सही होगी, गलत होगी, ये होगी वो होगी। तो हम है ना 3 बेसिकली मॉडल्स स्टडी करने वाले जो कि मेन मॉडल्स ऑफ एटम है। मतलब कि पहले कौन आया, पहले किसने क्या डिस्कस करके बताया कि भैया एटम ऐसा होता है, फिर उसके बाद में कोई साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि नहीं थोड़ा सा गलत किया तुमने, ठीक है, थोड़ी गलतियां हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर में सब गलतियां निकलते हैं, थोड़ी मतलब जेन्युइन गलतियां, तो थोड़ी सी गलतियां हैं, इसको सुधार दी। फिर मान लो तीसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारा ज्यादा अच्छा है बट इसमें भी कुछ गलतियां हैं, इसको भी सुधार के फिर कर लेते हैं। ऐसा ऐसा करके हुआ, ठीक है। तो हम बेसिकली शुरू से शुरू करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे कैसे मिलना चालू हुआ। पहले मैं तुमको बता दूं कि फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर सेंटर में हमारा होता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये सेंटर में हमारा होता है न्यूक्लियस, ये रहा, ठीक है। और आसपास जो ऑर्बिट्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है ये हमारा होता है सोलर सिस्टम जैसा, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा सोलर सिस्टम है जैसे कि ये सन हो गया और उसके आसपास हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है सेम टू सेम सोलर सिस्टम जैसा दिखता है, ठीक है। चलो अब आते हैं डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ एटम्स। ये चीज बता देता हूं कि ये देखो, पहले तो मैंने तुमको बता दिया कि मेन स्ट्रक्चर के साथ, अभी हम अलग अलग मॉडल्स पाएंगे। मॉडल मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या अलग अलग चीजें बताई एटम के बारे में। जैसे हम मॉडल बनाते हैं ना साइंस के प्रोजेक्ट के अंदर, स्कूल में बनाते थे, मस्त मजा आता था। अब तो भैया लॉकडाउन लग गया था, स्कूल ही नहीं गए, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम मॉडल बनाते थे, तो उन्होंने भी मॉडल बताया कि भैया एटम ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो पर पहले वो डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज की तारीख में जो हमारे पास में डिस्कवरी हो चुकी है उस हिसाब से हमको एटम के बारे में क्या क्या जानकारी है, ताकि हम पास्ट में चले जाएं अच्छे से, थोड़ा फ्लैशबैक स्टोरी बनाते हैं उसको, ठीक है। देखो अर्लियर इट वाज कंसीडर्ड दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, यहां पर स्मॉल नहीं स्मॉलेस्ट आना चाहिए, बट देन इट वाज फाउंड दैट इट आल्सो कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो पिछले वीडियो में अगर तुमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं देखा, भाई तुम लोग है ना सीरीज में मेरे वीडियो देखता हो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें रिलेट कर रहा हूं पिछले वीडियोस से, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम देखो, और अगर गलती से तुम कोई सा मिस कर देते हो तो जो 3 घंटे की मैराथन हम करने वाले हैं जनवरी 31 को, उसमें तुम्हारा सब कवर कर देंगे, ठीक है। बट एनीवे हमको पहले ऐसा लगता था कि भैया एटम ही है जो है सबसे छोटा, पर भाई हमारा साइंस है वो इतना इवॉल्व हो गया कि उसने उस छोटे से एटम के अंदर भी घुस के निकाल लिया कि और इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो एटम के अंदर हमको 3 चीजें देखने को मिली, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। भैया ये सब क्या चल रहा है भाई, बहुत आसान है, चिल मारो, मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से सुनो। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमको पता है भैया इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, क्यों होता है भाई, पी से स्टार्ट होता है, पी प्रोटॉन, पी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो भाई हमको बचपन से ही पता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ई माइनस लिखते हैं ना। और न्यूट्रॉन, अब देखो न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, पहली चीज, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज भैया आपने बताया, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अब ये कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना नेगेटिव चार्ज, मतलब आप ऐसे बोलते हैं ना कि भैया ये आदमी तो बहुत ही नेगेटिव आदमी है, इसके पास में बैठे मत करो, ये थोड़ा ठीक ठाक पॉजिटिव आदमी है, और इसके पास से क्या पॉजिटिव वाइब्स आती है यार, जैसे मेरे पास से आती है। खुद की तारीफ कर दी। अच्छा कमेंट में बताओ कि तुमको पॉजिटिव वाइब्स आते कि नहीं। भाई मैं इतना हंसता हूं तो यार ऐसे तो कोई चांस नहीं कि तुमको नेगेटिव वाइब्स आए, बट एनीवे तो हमको ये पता लगाना है कि भैया कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, ठीक है। तो ये फिर चीज हमने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर की, और फाइनली हमको कुछ इस प्रकार से चीज पता चली कि ये जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है बट नेगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव होता है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो इतना ही है, मैग्नीट्यूड तो इतना ही है, हम इसको व्हाइट में ही लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड तो इतना ही है, बट इसका जो साइन है वो होगी माइनस में, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब भैया ये सी क्या है, भाई ये जो सी है ना, ये जो सी मैंने लिखा है ये है कूलम, कूलम,
ठीक है। अब कूलम्ब एक यूनिट है, जैसे अब किलोग्राम यूनिट होती है ना वेट की, सॉरी मास की भैया कंफ्यूज कर दिया, किलोग्राम यूनिट होती है मास की, ठीक है। वैसे मीटर होता है, लीटर होता है, वैसे ही कूलम्ब एक यूनिट होती है चार्ज की, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। 10th में तुम ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। ओके, बहुत सही। तो ये हो गया प्रोटॉन और अब देखो न्यूट्रॉन के ऊपर तो जीरो चार्ज होता है, तो इस पे होता है 0 कूलम्ब, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब भैया एटम के अंदर 3 मेन पार्ट्स हमको पता चल गया है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये आज के साइंस के हिसाब से भाई, हो सकता है कि हमारे जो पोते हैं, पर पोते हैं, वो कुछ और ही साइंस पढ़ रहे हो, तब तक कुछ और ही डिस्कवरी हो गई हो, बट अभी हम हमारी बात करते हैं, हम ज्यादा जनरेशन गैप के बारे में बात नहीं करते। तो ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, अब एटम का कुछ मास होता है जो हमने पहले देखा था, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं। तो ये एटॉमिक मास किसका होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ही मास होगा, ठीक है। अरे भैया एक बॉक्स के अंदर मैंने एक रसगुल्ला रख दिया, एक रसमलाई रख दी और एक चिप्स रख दी, तो उस बॉक्स का जो मास होगा, मतलब मेनली मान लो कि वो बॉक्स बहुत ही पतला है, मतलब उसका कोई मास ही नहीं है। कंफ्यूज मत हो, बस मैं तुमको इतना सा बताना चाहता हूं कि भैया किसी भी चीज का मास उसके अंदर के कंटेंट्स का मास होता है, ठीक है। मान लो कि ये अभी ये पेपर वाली ड्रिंक है, अब ये पेपर तो बहुत ही हल्का है, इसका मास नेग्लिजिबल है, तो इसका मास क्या होगा? इसके अंदर जो ड्रिंक है वो उसका मास होगा ना, ठीक है, वो एप्पल जूस है ठीक है। तो इनका भी मास होता है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का। अब देखो मेनली जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैसे याद रखोगे? मैं तुमको फंडा भी बता दे रहा हूं। देखो मैंने तुमको बताया ना कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो इन दोनों का मास भी सेम होता है, एग्जैक्टली मास सेम होता है इनका। तो इनका मास क्या होता है? इनका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, -27 kg, मतलब बहुत कम, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, मतलब ये। अब देखो, अब तुम बोलोगे भैया इनका मास कितना डिफरेंस है? भाई अगर तुम ध्यान से देखो ये पावर को, यहां पर -27 है और यहां पर -31 है, मतलब करीब करीब 10,000 गुना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एट द एंड अल्टीमेटली हमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो एटम का मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो पूरा का पूरा सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। भाई अगर इस पूरे एटम की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इनका मास तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। तो इसलिए पूरा का पूरा जो मास होता है हम बोलते हैं कि वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्योंकि मेनली मास किसका है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास तो 10,000 गुना कम है, न्यूट्रॉन से भी और प्रोटॉन से भी बहुत कम मास है, तो वो ऑलमोस्ट हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो एटॉमिक मास होता है वो होता है प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, ठीक है। तो ऑल द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। बस अगला कौन लेके आया भाई ये जो चीज है? अब देखो मैं कुछ स्लाइड्स को फटाफट आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कहीं भी हम मस्ती मजाक में इतना भावुक हो जाए कि हमारा वीडियो और लंबा हो जाए, ठीक है ठीक है। कौन लेके आया? देखो न्यूट्रॉन्स मिस्टर सर चैडविक लेके आए, ठीक है। प्रोटॉन्स लाने वाले थे सर गोल्डस्टीन और इलेक्ट्रॉन्स लाने वाले थे सर जे थॉमसन। ये चीज याद रखो, ठीक है, ये चीज याद रखो। न्यूट्रॉन्स, अब इसमें ना कुछ ऊपर नीचे होता है, बट मेनली तुमको इलेक्ट्रॉन्स का याद रखना है कि जे थॉमसन ही थे सबसे पहले। कौन क्या लेके आया? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की, ठीक है। ओके, एक स्टेटमेंट लिखी यहां पे, प्रोटॉन्स आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रे एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड कैथोड रे। एक चीज याद रख लो, ठीक है। एक लाइन थी, मुझे मिल गई तो मैंने यहां पर डाल दी। ओके, डिफरेंट नंबर्स रिलेटेड टू एटम्स। ओके, अभी जो एटम है इनमें से कुछ अलग, अब जैसे कि 2 नंबर होते हैं मेनली एटम से रिलेटेड, जो होता है एक एटॉमिक नंबर, एक मास नंबर, ठीक है। ये बेसिकली एटम्स की प्रॉपर्टीज बताने के लिए, भाई एटम जो है इसकी प्रॉपर्टीज कैसी कैसी है, कैसे कैसे हमको क्या क्या चीजें पता चलेगी। तो एक नंबर होता है एटॉमिक नंबर, एक नंबर होता है मास नंबर। बहुत सही है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन अ गिवन एलिमेंट, और ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स गिवन इन अ गिवन एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे मान लो कि सोडियम का एटम है, इसमें हमारे पास में 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रॉन में इधर लिख देता हूं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं। ये चीज हमको पता है, ये चीज हमने अभी तुमको ये ना, ये इसमें दिमाग में लगाना, ये तो डिस्कवर कर रखी है लोगों ने, हमको बस इसको याद करना है। तो सोडियम में तो 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन। एक चीज तुमको बता देता हूं कि भाई जो एटम होता है ना, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब एटम के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं किसी चीज को एटम बोल रहा हूं, मतलब उस पे जो नेट चार्ज है वो 0 है, मतलब उस पे जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है, तभी जाके जीरो होगा चार्ज। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होंगे अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम होता है। ठीक है, अब मान लो कि 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन का चार्ज 10 मतलब 10 प्रोटॉन का चार्ज 10 इंटू जो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है वो, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10 इंटू मान लो 10 इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो हो गया ना। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम है, बट प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में। तो अगर मैं प्लस एक्स माइनस एक्स कर दूं तो मेरे पास में जीरो आ जाएगा ना। उसी चीज को जैसे प्लस प्रोटॉन का चार्ज माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जो, उसको अगर मैं कर दूं ऐड तो जीरो हो जाएगा। मतलब नेट चार्ज पूरे एटम पे जीरो है। तो एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब हमेशा एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। अब जो आयंस की मैंने तुमको पिछले वीडियो में बात बताई थी, उसमें हम इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं एटम की उसके नेचुरल स्टेट में बात करूं तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, पर हम उसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके, इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी करके चार्ज या तो दे सकते हैं, मतलब उसका चार्ज नेगेटिव कर सकते हैं, या फिर उसका चार्ज पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो चार्ज जो नेट चार्ज होगा नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन्स हो जाएंगे, तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। पिछले वीडियो में बताया है मैंने। ठीक है, चलो, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन अ गिवन एलिमेंट। ये चीज ध्यान रखो। जैसे कि सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 11। अब ये बात तो हमको पता है कि भैया हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे एटम के अंदर, पर कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो सोडियम आयन ले लिया और तुमको बताया कि भैया अब सोडियम आयन का तुमको बता दिया और बोल दिया कि अब बताओ कि भैया सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो उसमें तुम कंफ्यूज मत होना। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि तुम प्रोटॉन के हिसाब से देखो, क्योंकि प्रोटॉन के साथ हम कोई हेराफेरी कर ही नहीं सकते। प्रोटॉन तो 11 थे 11 ही रहेंगे, 11 से 12 नहीं होंगे ना 11 से 10 होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम प्रोटॉन्स की ही बारे में ही, प्रोटॉन्स के हिसाब से ही तुम एटॉमिक नंबर डिसाइड करो। बट बेसिकली डेफिनेशन ऐसा होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। चलो बस इतनी सी बात है, इसमें और कोई दिमाग लगाना। मास नंबर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ गिवन एलिमेंट, मतलब सम ऑफ, जैसे कि इसका अगर मैं देखूं मास नंबर ए से रिप्रेजेंट करते तो क्या हो जाएगा? 11 प्रोटॉन है प्लस 12 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर हो गया 23। अब इसको याद करने का एक और फंडा तुमको लोग बता दूंगा। वो फंडा ये है कि हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई जो मास होता है वो कहां होता है? सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड, और सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पूरा जो मास है वो सेंटर में है, और सेंटर में कौन कौन है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दोगे तो तुम्हारे पास मास नंबर आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट होता है, कंफ्यूज मत होना है। अगर तुमको किसी ने बोल दिया एटॉमिक नंबर ए लिखा है तो ए एटॉमिक नंबर नहीं होगा, मास नंबर होगा। ठीक है, तो ये चीज ऐसे याद रख सकते हो। तुम एक फंडा ऐसे सुन लो, जैसे कि मैं फंडा बता दूंगा ना तो तुमको क्या है कि कम से कम याद रहेगा। एटॉमिक नंबर को तुम Z से रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि A Z, ठीक है, A to Z ABCD होती है ना, तो पहला जो एटॉमिक नंबर था उसको हम उल्टा Z से रिप्रेजेंट करेंगे, और बचाओ जो मास नंबर है उसको हम A से रिप्रेजेंट कर देंगे। हमको A to Z ही डिस्कस करना है, तो A के साथ में A नहीं लगाएंगे, मतलब एटॉमिक नंबर के साथ में A नहीं लगाएंगे। बस इतना ध्यान रख लोगे, तुमको हमेशा सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, चलो बहुत सही। अब आता है अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, फटाफट डिस्कस करते हैं। थॉमसन बाबा ने क्या बोला? थॉमसन बाबा आए, उन्होंने बोला कि मैं डिस्कवरी करके बताऊंगा। तो उन्होंने की डिस्कवरी, और उनको पता चला कि एटम जो है वो तरबूज के बराबर है। भैया तरबूज क्या मस्त लगता है गर्मी के मौसम में, बट एनीवे तरबूज के बराबर क्यों है मैं तुमको बताता हूं। इन्होंने जो बोला था, डिस्कस करके दिया था, वो कुछ ऐसा डिस्कस किया, उन्होंने उनकी डिस्कवरी से उनको कुछ ऐसा पता चला कि भैया जो एटम होता है वो एक बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब इन्होंने बताया, देखो कुछ कुछ चीजें तो इन्होंने सही बताई दी, ठीक है, कुछ कुछ चीजों में गलतियां थी, बट कुछ कुछ चीजें इन्होंने सही बताई थी। जैसे कि एक चीज कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, ये उन्होंने सही बोला था। ठीक है, तो एटम सच्ची में भी स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भैया एक एटम जो है वो स्फेरिकल है। अब उन्होंने ये बोला कि एटम एक स्फीयर जैसा है, जो कि पूरा स्फीयर एक बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उस पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि अगर हम किसी वाटरमेलन की बात करें तो इसमें जो पूरा लाल वाला जो पोर्शन हमको देखने को मिल रहा है, पूरा रेड 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 रेड, ये पूरा एक बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। मान लो ये एटम है, पूरा ये एटम है, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो बीच में जो इसके बीज है, ठीक है, जो सीड्स हैं वो बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब था कि एटम इज अ बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर पॉजिटिव क्लाउड बोल सकते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव क्लाउड बोल सकते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड मतलब जैसे कि ये पूरे तरबूज के अंदर बीच में से बीज हमने ऐसे घुसा दिया ना, वैसे एक बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए हैं, ऐसे हमने उसके अंदर से गाड़ के रखा है, ऐसा समझ लो। जैसे कि हमने इसके अंदर ये ऐसे गढ़े हुए रहते हैं, ठीक है, बीज, और इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि प्लम पुडिंग जो होती है ना, प्लम पुडिंग ये हमारे यहाँ पे थोड़ी अजीब मिलती है, बट जनरली जो प्लम पुडिंग होती है वो इतनी सही होती है कि अगर तुम इसको बीच में से काटो
ठीक है। तो इसके अंदर तुमको है ना ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि किशमिश हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, ये एम्बेडेड मिलते हैं। समझ रहे हो ना एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? जैसे हम लड्डू खाते हैं जिसमें अलग अलग ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो उसमें वो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब हम उनको ऐसे खींच के, मतलब समझ रहे हो ना, मुझको ऐसे घुसा देते हैं अंदर। सेम चीज यहां पर भी उन्होंने बोली थी, ठीक है। पर इनकी कुछ कुछ चीजें सच निकली, जैसे कि एटम स्फेरिकल होता है। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन के बारे में पहली बार चर्चा इन्होंने की थी। इन्होंने बोला था कि हाँ भाई पॉजिटिव चार्ज होता है बट उसमें कुछ कुछ नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की चर्चा ये करके लाया था, ठीक है। हालांकि जैसे मैंने तुमको शुरू में बताया एटम का मॉडल उससे तो काफी अलग है, बट स्टिल हमको एक चीज पता थी स्फेरिकल है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बता दी, और तीसरी एक और चीज बता दी उन्होंने कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये तीन चीजें इन भाई साहब ने बिल्कुल सही बताई थी, ठीक है। चलो बहुत सही। अगला ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टली कई बार 5 मार्क्स में आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें सब कुछ पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनो, तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। क्या कहने का मतलब इनका, देखो रदरफोर्ड अल्फा, ये पहले तो नाम याद रख लो, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हमको है ना ये एक्सपेरिमेंट करना है, खुद करना है, ठीक है। जैसे थॉमसन ने हमको बता दिया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भैया मैं एक्सपेरिमेंट करके भी बता सकता हूं, तुमको प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमको 3 चीजें चाहिए, ठीक है गाइस। चलो ठीक है, रेसिपी डिस्कस करते हैं। 3 चीजें कौन कौन सी चाहिए? एक तो हमको चाहिए अल्फा पार्टिकल, अरे भाई नाम में ही है ना रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, मतलब हम अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना नाम से, ठीक है। एक गोल्ड फॉयल चाहिए, देखो इसका एक और नाम भी है रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, तो हमको गोल्ड फॉयल चाहिए। और तीसरी चाहिए ZNS स्क्रीन, ये जिंक सल्फाइड है, ZNS मतलब जिंक सल्फाइड स्क्रीन, एक स्क्रीन चाहिए कि भैया ऑब्जर्व करने के लिए। तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल क्या होता है मैं तुमको क्विकली बता देता हूं। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई मतलब He क्या होता है? हीलियम एटम। तो हमने क्या किया, इसका He2+, मतलब जब हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई देखो, हीलियम के पास में होते हैं 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो He2+ चार्ज बन गया, He2+ बन गया, तो वही He2+ होता है ना, उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हीलियम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं? देखो न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस, तो अगर हम सिर्फ मान लो हीलियम एटम की जगह सिर्फ हीलियम न्यूक्लियाई के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अगर देखो पूरे एटम की जगह अगर मान लो मैं सिर्फ हीलियम न्यूक्लियाई के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, मतलब मैं सिर्फ प्रोटॉन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियाई के बाहर होता है ना, पर प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियाई में होते हैं, ठीक है। तो ऐसा समझ लो हीलियम न्यूक्लियाई या फिर He2+ आयन को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने ये लिया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल लिया, समझ में आ गया ना अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा अल्फा, ये अल्फा लिखते हैं ना ऐसा, बस इसका नाम दे दिया हमने अल्फा। एक गोल्ड फॉयल ली, भैया गोल्ड फॉयल क्यों ली? अरे भैया दिखने में अच्छी लगती है इसलिए नहीं, सिर्फ ये कारण नहीं है, ये एक्चुअली गोल्ड फॉयल हमने इसलिए ली क्योंकि गोल्ड जो होता है वो एक्सट्रीमली मेलिएबल होता है। हमने 8th में पढ़ा था ना मेलिएबिलिटी, ठीक है। मेलिएबिलिटी क्या होता है? मतलब मैं उसको बहुत ही थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, बहुत ही थिन शीट्स में, ठीक है। तो मैं बहुत पतली, मतलब ये जो पेपर है ना, इससे भी पतली पतली शीट्स में उसको कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें सबसे पतली शीट हो, ठीक है, बहुत पतली शीट्स में उसको कन्वर्ट कर पाऊं, इसलिए हमने गोल्ड फॉयल लिया। ये कारण ये एग्जाम में आ सकता है कि व्हाई डिड रदरफोर्ड यूज गोल्ड फॉयल इंस्टेड ऑफ एनी अदर फॉयल? बिकॉज गोल्ड इज एक्सट्रीमली मेलिएबल, ठीक है, हम उसको बहुत पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज स्क्रीन, हमको ये सब ऑब्जर्व करने के लिए। अब देखो हुआ क्या, हो कुछ ऐसा रहा है कि हमने एक अल्फा पार्टिकल एमिटर उठाया, ठीक है, मतलब ये मान लो कि गन है, ठीक है, गन है। अब हमने मशीन गन है, अब मशीन गन में से धड़ 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 हमने अल्फा पार्टिकल्स जो है वो फायर करना चालू किया, धड़ 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 ऐसे स्पीड से मस्त। बीच में हमने रखी गोल्ड फॉयल, ठीक है। अब ये जो गोल्ड फॉयल हमने कैसे रखी है समझ लो। गोल्ड फॉयल हमने ना ऐसे रखी, ऐसे, जैसे कि अगर मान लो कि ये ऐसे रखी, ये पेज है, ठीक है। तो हमने इधर से अल्फा पार्टिकल्स इधर से बम्बार्ड मतलब कि समझ लो फायर किया, ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स इधर से आ रहे हैं और वो इसके आर पार निकल के इधर गए। अब वो जो अल्फा पार्टिकल्स यहां से इससे टकराने के बाद क्या क्या बिहेवियर शो कर रहे हैं वो हमको देखना है, ठीक है। अब एक चीज तुमको बता दूं कि भैया गोल्ड फॉयल क्यों ली, उसके बारे में थोड़ी और डिस्कस कर लो। तो गोल्ड फॉयल क्योंकि हम बहुत ही थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एटम्स होते हैं, हमको गोल्ड फॉयल के अंदर एटम्स गोल्ड के अंदर बहुत सारे गोल्ड के एटम्स होंगे ना, ठीक है। अब ये जो गोल्ड मान लो कि ये पेपर की शीट है, तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये जो इसकी जो थिकनेस है ना, ये जो इतनी पतली सी थिकनेस दिख रही है तुमको, इसकी बहुत ही पतली है, ठीक है। इसके अंदर भी कई सारे लेयर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो अगर गोल्ड की जगह कोई और एटम होता, गोल्ड की जगह कोई और एलिमेंट होता और अगर मैं उसकी शीट बनाता, तो उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी अगर ज्यादा होती, तो उसके कारण वो जो थिकनेस है, मतलब ये जो थिकनेस वाला पार्ट होता है, मैं अगर साइड एंगल से बताऊं, जो थिकनेस वाला पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारे लेयर ऑफ एटम्स होती है। और हम क्या चाहते हैं कि भैया कम से कम लेयर ऑफ एटम्स हो, क्योंकि हम कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते फालतू का। वरना जैसे कि मान लो मैं अल्फा पार्टिकल इधर से फेंक रहा हूं, अब अगर मान लो कि कोई मोटा
कोई किसी की शीट मोटी है तो उसकी जो शीट है, उसकी जो थिकनेस है, उसमें बहुत सारे लेयर ऑफ एटम्स होंगे। अब बहुत सारे लेयर ऑफ एटम्स होने के कारण क्या हो सकता है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो गलत बिहेवियर शो कर दे, और हम क्या चाहते हैं कि भाई वो बिल्कुल भी कोई ज्यादा हमको प्रॉब्लम ना आए, हम बिल्कुल सबसे प्रॉपर हमको एक्सपेरिमेंट चाहिए, तो हमने गोल्ड फॉइल ली ताकि वो सबसे पतली रहे, उसमें सबसे कम नंबर ऑफ लेयर्स रहे एटम्स के बीच में, मतलब उसकी थिकनेस में। ठीक है, चलो तो अब ये क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल जो है धड़ 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 फायरिंग कर रहे हैं। अब गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, इतना दिख रहा है हमको। ठीक है, और पीछे पूरी स्क्रीन बना दिया हमने। ठीक है, अब ये जो टकरा रहे हैं इससे, ये टकराने के बाद इनका क्या हश्र हो रहा है वो हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और फिर हमको कुछ ऑब्जर्वेशन मिले। क्या ऑब्जर्वेशन मिले? पहला ऑब्जर्वेशन मिला कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स जो हमने यहां से फायर किए धक 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 करके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से सीधे आर पार निकल गए ऐसे करके। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा गोल्ड फॉइल से, वो सीधे के सीधे निकल गए। ठीक है, ओके। दूसरा हमको ये ऑब्जर्वेशन मिला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब जैसे कि मैंने एक यहां से मान लो कि मैंने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किया, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, मान लो मेरा अल्फा पार्टिकल है, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो यहां से आर पार निकल गए और बिल्कुल ऐसे सीधे ही चले गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो टकराने के बाद में हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर तुम देखो तो ये हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए, ये वाला डिफ्लेक्ट हो गया, वाला डिफ्लेक्ट हो गया, वाला डिफ्लेक्ट हो गया, हल्के हल्के एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि एक्सट्रीमली रेयरली, मतलब बहुत ही कम ऐसे 1 in 12,000, मतलब हर 12,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होता था जो कि पूरा का पूरा रिवर्स होकर वापस आ गया, मतलब गोल्ड फॉइल से टकराया और टकरा के वापस आ गया, पूरी तरह से वापस आ गया 180 डिग्री। ठीक है, ये हमको 3 ऑब्जर्वेशन मिले। ठीक है, अब देखो इससे हमको क्या क्या कंक्लूजन मिला। अभी पहले तो देखो ध्यान से, ये हमारी गोल्ड फॉइल की थिकनेस मान लो। ठीक है, अब ये थिकनेस के अंदर भी मैं बहुत ही मैग्नीफाई कर रहा हूं, इसको समझो। हाँ, अभी थिकनेस के अंदर भी हमारे पास में कई सारी लेयर ऑफ एटम्स होंगी। ठीक है, मान लो ये कई सारी लेयर ऑफ एटम्स होंगी। ठीक है, ये हमारे पास कई सारी। अब यहां से जो है हमारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अब देखो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, मतलब कि ये जो एटम है गोल्ड के, मतलब कि जो एटम है इसमें मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस है, तभी वो सीधे के सीधे निकल गए बिना किसी चीज से घबराए। ठीक है, तो ये देखो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। अरे भाई खाली होंगे, खोखले होंगे, तभी मैं सीधे निकल गया वहां से, कुछ होता तो मैं हल्का सा डिस्टर्ब हो जाता ना। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पेस जो है वो एम्प्टी होती है एटम के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरा ये कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। देखो He2+ आयन था। अब गोल्ड के अंदर जो पॉजिटिव वाला एलिमेंट है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है गोल्ड के अंदर, अगर ये जो He2+ आयन उस पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो ही वो डिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज अगर खोखला है तो वो तो सीधे निकल जाएगा ना। अरे ट्रैफिक ही नहीं होगा बीच में तो गाड़ियां तो सीधे निकलेंगी ना। और अगर मान लो बीच में ट्रैफिक है, बीच में गाड़ियां हैं, तो हल्का सा हमको टर्न लेके जाना पड़ेगा, हल्का सा हमको डिफ्लेक्ट होना पड़ेगा हमारे पाथ से। ठीक है, तो He2+ आयन भी गाड़ी की तरह जा रहा था और बीच में उसको मैक्सिमम जगह तो ट्रैफिक नहीं मिला, बट कुछ कुछ जगह उसको ट्रैफिक मिला जिसमें हल्का, मतलब तो इससे हमको ये पता चला कि भैया ट्रैफिक जो है बहुत कम होता है एटम के अंदर, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है एटम के अंदर वो बहुत ही कम स्पेस एक्वायर करता है। ठीक है, बेसिकली अगर तुम ऐसे भी देखो तो पॉजिटिव रिपेल करेंगे ना, पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ऐसा समझ लो। ठीक है, पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव के कारण ही डिफ्लेक्ट हो पाएगा। ठीक है, मतलब He2+ आयन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के कारण डिफ्लेक्ट हो पाएगा, तो बहुत कम डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह है। ठीक है, तीसरा है कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। मतलब कि एक बहुत ही कम, मतलब ढेर सारी गाड़ियों में से, ऐसा मत समझो यार, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। एनीवे, बहुत ही कम, मतलब एक्सट्रीमली रेयरली कुछ ऐसे He2+ आयन थे, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो पूरे डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए। मतलब वहां पर कुछ बहुत ही खतरनाक ब्लॉकेज रहा होगा, रोड पे, तभी हमने रास्ता पलटा लिया अपना कि भैया इधर रास्ते पे तो जाएंगे ही नहीं हम। ठीक है, ये वाले रास्ते पे तो हम जा ही नहीं सकते। तो वो जो रास्ता था, मतलब ऐसे मान लो कि अगर ढेर सारी गाड़ियां अलग अलग रोड्स पे निकल रही है, मान लो लाखों गाड़ियां निकल रही है लाखों रोड्स पे, या हजारों गाड़ियां, ज्यादा हो गया हजारों गाड़ियां निकल रही है हजारों रोड्स पे, मैक्सिमम गाड़ियों के तो रास्ते में कोई भी नहीं आया, बिल्कुल फ्री हाईवे जैसे उन्होंने फुल स्पीड में चलाई। ठीक है, फिर कुछ गाड़ियां ऐसी थी उनमें से जिसमें से हल्का हल्का ट्रैफिक था, बहुत हल्का हल्का, जैसे 1-2 गाड़ी बीच में चल रही तो उन्होंने
थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ले लिया, पर हो सकता है कि उन हजारों रोड में से जो एक रोड है उस पे एक गाड़ी जो चल रही है उसको थोड़ा आगे चल के पूरा ब्लॉकेज मिल जाए, मतलब पूरा रास्ता ब्लॉक्ड है, तो वो वापस पलटा के आ जाएगा। तो वो जो पोर्शन है जहां पर वो ब्लॉक्ड है, मतलब कहने का मतलब कि जो पूरा एटम है उसमें बहुत ही ऐसी छोटी सी जगह है जहां पर पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है और जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम अभी आज की तारीख में न्यूक्लियस बोलते हैं। पहले उनको पता नहीं था कि न्यूक्लियस जैसी कोई चीज होती है, ठीक है। तो ये क्या था, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में, बहुत ही कम जगह में, ठीक है, बहुत सही। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। इन्होंने बहुत तगड़ी, अब इन्होंने इतनी तगड़ी रिसर्च करके बता दी कि हमको भैया ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के बारे में जानकारी मिल गई, ठीक है, ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के बारे में जानकारी मिल गई कि न्यूक्लियस एक सेंटर में होता है जो जिसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और जो पूरा मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया था। और मैक्सिमम स्पेस एटम के अंदर खाली होती है, मतलब कि, और एक चीज ऐसे समझोगे कि मान लो कि अगर 2 किलोमीटर की रेडियस है हमारी, तो उसमें से हम जो है उतना ही स्पेस जो है एक एटम के अंदर एक्वायर हो रही है। ये तो थोड़ा वेग सा एग्जांपल हो गया, बट एनीवे समझ जाओ इस बात को ठीक है। इसका एक ड्रॉबैक था, मिस्टर प्लैंक, एक मिस्टर प्लैंक थे, प्लैंक PLANC या कुछ लोग के लगाते हैं। एनी पार्टिकल इन अ सर्किल, देखो इन्होंने एक थ्योरी निकाली जिसको हम बोलते हैं प्लैंक थ्योरी। प्लैंक थ्योरी क्या बोल रही है कि एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो मतलब इट विल अंडरगो एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है। तुमको मैंने फिजिक्स में बताया ना कि एक्सेलरेशन तो जरूरी होता है, ठीक है ठीक है। तो अब जो हर एक इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट करेगा, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते आ रहा है और अपनी एनर्जी रेडिएट करते आ रहा है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे कि मान लो गोल गोल दौड़ रहा है तो हल्की हल्की उसकी एनर्जी कम होती आ रही है क्योंकि एनर्जी रेडिएट करते आ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपनी एनर्जी कंप्लीटली लूज कर देगा और फॉल इनटू द न्यूक्लियस, मतलब वो वापस न्यूक्लियस में समा जाएगा। मतलब मान लो कि ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट थी, मान लो बीच में सेंटर था और मैं ऐसे सर्कुलर चक्कर लगा रहा हूं। अब मुझे तो चक्कर लगाने गोल गोल, अब मान लो धीरे धीरे मेरी एनर्जी खत्म हो जा रही है तो मैं ऐसे 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 धीरे 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 थक हार के एक टाइम पे वापस यहां पे आ जाऊंगा, ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियस में फॉल हो जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो एटम तो बहुत ही अनस्टेबल होता। मतलब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, हो सकता है कि मेरे अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने न्यूक्लियस में कंबाइन करना चालू हो जाए, तो भाई मेरा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जो कि ये जो हमारे रदरफोर्ड भैया थे इन्होंने मिस कर दिया। ये प्लैंक भाई ने बताया कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने मिस कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता, एनर्जी रेडिएट हो रही होती, तो फिर तो भाई एटम हाईली अनस्टेबल हो जाता, ठीक है। तो उसके बाद आए मिस्टर बोर या फिर बोहर, जो भी तुम बोलना चाहो, मिस्टर नील बोर, सर बोलते हैं इनको क्योंकि इनकी बहुत, सभी साइंटिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं गाइस हम। इन्होंने बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीजें बता के दी हमको। कमेंट सेक्शन में बताओ #BoreOP ठीक है, #BoreOP। जिन भी लोगों ने इस लेंथ तक देख लिया है, और यहां का एक टाइम स्टैम्प भी लगाओ, जिस टाइम स्टैम्प पे आ रहा है ना वो टाइम स्टैम्प लगाओ और लिखो #BoreOP। चलो पता तो लगाएंगे कितने लोग इस लेंथ तक देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है। इसमें बिल्कुल सबसे मिनिमल फ्लॉज है और सबसे तगड़ा मॉडल जो है वो यही है। इन्होंने पिछले लोगों की गलतियों से सीखा जैसे हमको सीखना चाहिए और एक बहुत तगड़ा मॉडल बनाया। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ये जो शब्द है ना डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, इसका मतलब ये है कि जब भी डिस्क्रीट ऑर्बिट के अराउंड कोई चीज रिवॉल्व होती है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करती है। तो इन्होंने ये चीज क्लियर ही कर दी कि भैया जैसा तुम नॉर्मली समझ रहे हो ना कि एनर्जी रेडिएट करेगा, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे घूम रहे हैं ऐसे गोल 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 गोल, नहीं। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स हैं इसके आसपास, एटम के आसपास अलग अलग ऑर्बिट्स हैं जिसमें वो घूम रहे हैं। तो जिसके कारण हमको ऐसा बताऊं, ज्यादा डीप में मत जाओ, बस इतना समझो, जिसके कारण ऐसा हुआ कि ये जो एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, काम ही खत्म कर दिया इन्होंने, ठीक है, बहुत सही। तो भाई एक चीज अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि जैसे अगर हम यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर पाए, लेट्स सी, मैं एक नया पेज ऐड करके, हाँ ओके, एक चीज तुम लोग ध्यान से सुनो, कि जो एटम होता है फाइनली हमको ऐसा पता लगा कि जो एटम होता है ये कुछ ऐसा होता है कि ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके आसपास पूरी ऑर्बिट्स हो गई अलग अलग, ठीक है, ये ऑर्बिट्स हो गई, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये हमको समझ में आया। तो मतलब कहने का मतलब था मिस्टर बोर का कि अलग अलग ऑर्बिट्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के आसपास, जैसे सोलर सिस्टम होता है। तो इन ऑर्बिट्स को हम प्यार से KLMN शेल्स भी बुलाते हैं। KLMN मतलब
के मतलब ये पहली वाली शेल, ये के हो गई। दूसरी वाली मतलब जो नेक्स्ट शेल है, नेक्स्ट ऑर्बिट है, उसको हम एल बोलते हैं। थर्ड वाली एम हो गई। फोर्थ वाली मान लो कि अगर इसके बाहर एक और होती तो ये एन हो जाती, तो के एल एम एन, हम इसको के एल एम एन भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, तुमने सुना होगा कई बार। तो के एल एम एन का मतलब ये होता है कि के मतलब पहली ऑर्बिट, ये बस नाम दे दिया हमने, ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट बोलना फैंसी नहीं लगता, तो हम बोलेंगे के शेल। के शेल मतलब जो सबसे क्लोज है, मतलब न्यूक्लियस के सबसे पास वाली जो शेल है वो। एल मतलब जो उसके थोड़े से अगली वाली शेल है, मतलब के बाद एल आता है तो वैसे एल शेल, फिर एम वाली, फिर एन वाली, बस ऐसा, ठीक है, ये हमको उन्होंने बताया। ओके, ये एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल के बारे में हम अभी डिस्कस करें, बाद में करेंगे, चलो बाद में करते हैं डिस्कस, ठीक है। अब देखो, अब हमको ये तो पता चल गया कि भैया ऑर्बिट्स होती हैं, अब हमको थोड़ी और चर्चा करनी है कि भैया ये सब हो क्या रहा है, मतलब कि कैसे कैसे क्या हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा है। तो एक बात ध्यान से सुनो, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। हमने बोल दिया कि मान लो भैया सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि भैया आपने तो बोल दिया कि अलग अलग ऑर्बिट्स होती है, ये ऑर्बिट्स हो गई। अब हमको क्या पता कि कौन से ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन से में 5 है, कौन से में 10 है, कौन से में 1 है, किस में है। टोटल 11 आपने बता दिया, बट हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो तो बताओ। तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला लिख देते हैं हम 2n²। 2n², जहां पर n जो है वो कौन सी ऑर्बिट है वो बता रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो 2n² कितना हो जाएगा, 2 × 1² इज इक्वल टू 2। सेकंड ऑर्बिट है तो 2 × 2² कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 2 8। मतलब दूसरी ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दूसरे में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। ऐसे ही 2n² के फॉर्मूला से अलग अलग ऑर्बिट्स में, जैसे नेक्स्ट ऑर्बिट, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट मतलब जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली है यानी कि के शेल, सेकंड वाली मतलब के एल शेल, थर्ड वाली मतलब एम शेल, ठीक है। तो कैसे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सकते हैं वो 2n² से हमको पता चलता है, तो ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in the outermost orbit is 8 even though it has more capacity, it is called octet rule। मतलब कि अगर जो भी आउटरमोस्ट शेल होती है उसमें मैक्सिमम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, भले उसकी कैपेसिटी 18 हो, भले उसकी कैपेसिटी कितनी भी हो, करोड़ों तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब उसकी कुछ भी कैपेसिटी हो, बट आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, ठीक है। ओके, बहुत सही। तीसरा यह है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shells are filled, that is the shells are filled in a stepwise manner। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि हलवा हो गया और कुछ भी हमने फिलिंग करना चालू कर दी कि भैया 10 इलेक्ट्रॉन जहां मूड हो रहा है मूड के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसा बहुत इज्जत से होता है, बहुत ही प्रेम से होता है, मतलब कि पहले अंदर वाली शेल्स फिल होंगी, फिर उसके बाद उसके बाहर वाली होंगी, फिर उसके बाद बाहर वाली होगी, ऐसे स्टेप एक के बाद एक होगी। ऐसा नहीं होगा कि सब आगे ऐसे लाइन में लगे रहेंगे सब चुपचाप इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए ठीक है, ऐसा भीड़ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं, इसके पास होते 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सोडियम मेरा फेवरेट है इसलिए मैं बार बार 11 इलेक्ट्रॉन बोलता हूं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बताओ ये कैसे फिल्ड होंगे। देखो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी देखो 11 इलेक्ट्रॉन्स हमको भरना है, ऐसा समझ लो कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हमको भरना है, हम गेम खेल रहे हैं उसमें हमको 11 इलेक्ट्रॉन्स भरना है। तो हम कैसे भरेंगे, देखो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि भाई हमको अंदर वाली शेल में पहले भरना है, तो सबसे अंदर वाली शेल यानी कि फर्स्ट शेल है उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। क्यों, 2n², तो फर्स्ट शेल मतलब 2 × 1 का स्क्वायर तो कितना और 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वही पहली वाली शेल में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने, 11 - 2 कितना हो गया 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब जो नेक्स्ट शेल है यानी कि के बाद आती है एल शेल है, उसके अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 9 बचे, हमको 9 के 9 डालने हैं, पर मैक्सिमम कैपेसिटी तो उसकी 8 की है, ठीक है, तो हम दूसरे वाले में 8 डाल देंगे। तो अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा उसको हमको ऑब्वियसली, अब हम इसकी भी मैक्सिमम हो गई, इसकी मैक्सिमम हो गई, तो हमको जो अगला इलेक्ट्रॉन है उसको एक तीसरी ऑर्बिट में डालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 1। तो ये जो है ना, ये मैंने लिखा है इस टाइप से ही हमको लिखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो तुमको ऐसा बता देना है 281, या तुमसे पूछ ले कि भैया 281 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो देखो तुमको यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अरे तो भाई अगर बोला है कि एटम है तो 11 इलेक्ट्रॉन में 11 ही प्रोटॉन होंगे, बस, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकता है, तो मैंने तुमको बता दिया अभी, ठीक है। अगला वैलेंसी के बारे में चर्चा करते हैं भाई, वैलेंसी की विस्तृत चर्चा करते हैं। वैलेंसी क्या होता है, देखो 3 अलग अलग प्रकार से हम वैलेंसी को डिस्कस कर सकते हैं। 2 तो हो गया हमारे नॉर्मल तरीका और 1 हो गया मेंटोस तरीका तो 2 तरीके कौन से, कंबाइनिंग कैपेसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। इन दोनों चीजों से हम निकाल सकते हैं कि भैया वैलेंसी कितनी है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, किसी पर्टिकुलर एटम की, ठीक है। जो तीसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी, ये मेरा तरीका है, ये बहुत सही था भाई। मैंने पता ये भी है ना, जब मैंने पहली बार सेशन ले रहा था वाला बहुत पहले, तब मुझे ये तरीका दिमाग के अंदर क्लिक हुआ था और बहुत ही तगड़ा तरीका है, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को एक चीज पता है कि भाई हमको है ना, हमको एट द एंड देखो हम सब जीवन में कहां जा रहे हैं, हम सब जीवन में पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं, हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ लिख लोगे, अच्छा कमा लोगे, स्टेबल हो जाओगे।
होना क्या है, स्टेबल ऐसे हो नहीं पाता जीवन भर, जीवन भर कुछ ना कुछ दुख रहता है, कुछ ना कुछ सुख रहता है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहता है, बट एनीवे हम एट द एंड हमको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। ठीक है, हमको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। अब देखो एटम को भी स्टेबिलिटी चाहिए होगी, सब कुछ सेम है ना भाई, एटम भी तो दुनिया में ही रह रहा है, तो एटम को भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो एटम को स्टेबिलिटी, जैसे हमको स्टेबिलिटी कैसे आएगी कि भैया घर हो जाए अच्छा, ठीक है, अच्छा हमारे पास में पैसा आ जाए तो हम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, एटम के लिए स्टेबिलिटी क्या होती है, एटम को चाहिए, एटम स्टेबल अपने आप को तब मानेगा जब उसके पास में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब उसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, ऐसा समझ लो, या फिर ऐसे ही समझ लो कि उसके पास में बस 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इतना हमको पता है। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी मतलब कि किसी भी एटम की आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी करनी पड़ रही है, उस चीज को वैलेंसी बोलते हैं। कैसे, अब देखो, समझो मेरी बात। अब देखो, और पहली बात, इसमें ना हम बहुत ही सस्ता तरीका अपनाते हैं। ठीक है, हमने ना एटम को, ठीक है, हमने बोल दिया एटम को भैया मैं तेरे को स्टेबल तो कर दूंगा, पर मैं सबसे सस्ते में करूंगा, मेरे को तेरे लिए फालतू मेहनत नहीं करनी। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे सस्ता तरीका लगाते हैं जिसमें हमारी सबसे कम मेहनत लगे। ठीक है, ऐसा समझ लो। अब देखो, जैसे ये है, ये सोडियम का एटम है, इसमें देखो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहे हैं ना 11। ठीक है, 11 गिन लेते हैं, 1 2 3, ये बीच वाला न्यूक्लियस है भाई, इसको मत गिनना। ये आसपास ऑर्बिट्स में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमको चाहिए कि भैया इसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए, अब देखो इसकी आउटरमोस्ट शेल कौन सी है, आउटरमोस्ट शेल कौन सी है, ये वाली KLM, M शेल है आउटरमोस्ट। अब इसमें कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हमको इसको स्टेबल करना है, इसको खुश करना है, तो हमको 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको देने पड़ेंगे बाहर से, हमको इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, तब जाके स्टेबल होगा। या फिर एक मेंटोस तरीका देखो, एक मेंटोस तरीका देखो, भैया सोडियम ने तो बोल दिया कि मेरे को बस आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्यों ना मैं जुगाड़ लगाऊं। मैं जुगाड़ कैसा लगाऊंगा कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था इसको निकाल दो बाहर। अगर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो मुझे कम इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी करनी पड़ी, मेरा काम भी हो गया, मैं भी खुश, सोडियम भी खुश, सब खुश। तो हमने क्या किया, हमने इसके आउटरमोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये क्या हुआ, स्टेबल हो गया। क्योंकि इसकी, अब देखो मैंने आउटरमोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आउटरमोस्ट शेल में कुछ भी एक कुछ भी नहीं बचा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो हम अब हमारी आउटरमोस्ट शेल कैसी होगी, कौन सी होगी, ये वाली बीच वाली शेल होगी, ये आउटरमोस्ट हो गई ना, क्योंकि हमने ये इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया, पर और इस शेल में तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई सोडियम तो खुशी है ना। ठीक है, और हम भी खुश हैं। तो बेसिकली हमको वो तरीका अपनाना है जिसमें हमारी सबसे कम हेराफेरी हो, सबसे कम मेहनत हमको करनी पड़े, हमको वो वाला तरीका अपनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। अब मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी की, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो भैया सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो जाएगी क्या, हाँ एग्जैक्टली 1 हो गई, बस इतना सा तरीका है। अब इसको हम अलग अलग तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो ये तो मेरा तरीका मैंने तुमको बता दिया। एक हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, ये वाले फंडे से कैसे करोगे, सेम फंडा है ये भी। देखो इसके केस में आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 ही हो जाएगी। पर कई बार पता है कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर, हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है कि मान लो किसी के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो किसी का आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कुछ 286 होगा। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो मेरे पास में आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या इसकी वैलेंसी 6 हो जाएगी, नहीं, इसकी वैलेंसी 6 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 6, क्योंकि देखो सबसे सस्ता तरीका क्या है इसको स्टेबल करने का, या तो मैं इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं, या फिर मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो लास्ट आउटरमोस्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में तो जा नहीं सकते। मैंने तुमको क्या बताया कि स्टेप बाय स्टेप फिल होंगे, तो ये वाली शेल और ये वाली शेल तो पहले ही फिल हो चुकी है। ठीक है, बची ये वाली शेल, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, ये जो भी एटम होगा, जो भी एलिमेंट है, जो भी एटम है, वो भी खुश, हम भी खुश। और हमको यहां पर 2 तरीके थे, 6 इलेक्ट्रॉन को निकालो या तो 2 इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल दो। कम इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी किसमें करनी पड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन को देने में, कम मेहनत किसमें लगी, 2 इलेक्ट्रॉन देने में, तो इसकी वैलेंसी होगी 2, ऐसा समझो। तो इसको समझने का ऐसा, बस ये तरीका कौन सा, इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी, ये हमेशा सही चलता है, ये तरीका बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो एक और चीज ऐसे समझ लो, एक चीज और समझ लो जो कि हमारे लिए थोड़ी और अच्छे से समझ सकते हो। अगर तुम इससे समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। जब भी देखो आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, हमको पता है आउटरमोस्ट शेल में इतने हो सकते हैं। तो जब भी 1 से 4 के बीच में होते हैं तो जो वैलेंसी होती है वो यही होती है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। पर
जब भी 5 से 8 के बीच में मान लो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, मान लो कि किसी में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं या किसी में 6 हैं, किसी में 5 है, किसी में 8 है, तो ऐसे केस में जो वैलेंसी होती है ना वो होती है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर किसी में आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 हो जाएगी इसकी वैलेंसी, ठीक है। और अगर मेरे तरीके से भी समझो, ये हेरा फेरा वाले तरीके से भी समझो, तो 5 इलेक्ट्रॉन निकालने से अच्छा है कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दूं, ठीक है। सस्ता काम कौन सा पड़ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया जिसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी तो वैलेंसी 0 हो गई, 8 माइनस 8 0 हो गया, तो भाई हाँ उसकी वैलेंसी 0 हो गई, मतलब उसकी कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। जो ऑलरेडी स्टेबल है तुमको उसमें और क्यों छेड़खानी करनी है, ठीक है, उसको ऐसे ही रहने दो ना। तो ये जो ऑलरेडी स्टेबल होता है ना, ये बहुत ऐसे दर्जेदार लोग होते हैं, मतलब ऐसा होता है कि भाई मैं सबसे स्टेबल हूं। तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना तब जो लास्ट में पीरियोडिक टेबल के जो सबसे राइट साइड में जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, ये पूरी रो में, उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, नोबल एलिमेंट। क्योंकि नोबल इसलिए होते हैं क्योंकि भाई वो पहले ही स्टेबल है, उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन देना ना लेना है। तो इसीलिए कई बार तुम सोचोगे, कई बार तुमने सुना होगा कि भैया सोडियम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देना मतलब यही होगा कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। हमने उसको नाम दे दिया, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कोई अमीर हो गया तो हम उसको राजा बोल देते हैं, भले वो राजा ना हो, बट एटलीस्ट ऐसा होता है ना कि भैया बिल्कुल राजा जैसी जिंदगी जी रहा है। तो हमको अगर सोडियम को राजा जैसी जिंदगी देनी है या नोबल गैस जैसी जिंदगी देनी है तो हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऐसा करके उसका आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बहुत सही। अब ये टेबल है पूरी, ये टेबल अब तुम बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। इसमें देखो ये टेबल तुम्हारी एनसीईआरटी से ली है, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसको हमेशा ध्यान रखना। ये एटॉमिक नंबर यहां पर दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के एल एम एन ये शेल दे रखी है और वैलेंसी बता रखी है इसमें, ठीक है। ये जैसे फास्फोरस है ना, इसकी वैलेंसी 335 है, तो इसको मैं ना कई बार एम्बिगुअस भी बोलते हैं। एम्बिगुअस मतलब जिसकी वैलेंसी दो वैलेंसीज होती है। अब ये चीज तुमको इतनी डिटेल में नहीं जाननी है, तुम बस ये याद रख लो कि फास्फोरस की वैलेंसी 3,5 होती है, थोड़ी सी अजीब होती है, ठीक है। बट ये क्यों होती है, कैसे होती है, तुमको 11th-12th में और डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तुमने एटॉमिक नंबर याद कर लिया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पूरे याद नहीं करने, देखो मेन जो होते हैं ना वो वाले उनके याद कर लो, जो तुम्हारे क्वेश्चंस में जो हम कल करने वाले हैं ना पीवाई के सेशन, जिसमें अगर अभी तक अगर तुमने एनरोल नहीं किया तो तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे, ठीक है। अभी से करके रख लो भाई, PC001 कोड लगाओ, नोटिफाई में पे क्लिक करो और बैठ जाना चुपचाप, कल और परसों दोनों, ठीक है भाई। 3-3 घंटे का, 3 से 6 का टाइम इतना सही टाइम है ना वो, क्योंकि ना उसमें तुमको कोई दोस्त बुला रहा होता है ना घर वाले परेशान कर रहे होते हैं। घर वाले मैक्सिमम 3 से 6 के बीच में सो जाते हैं, दोस्त जो है हमको 5-6 बजे के बाद ही बुलाते हैं। तो मैंने टाइम भी तुम्हारे लिए इतने प्यार से डिसाइड किया, तो इतना प्यार तो तुम मेरे लिए भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये चलो ये हो गया। इसमें अब देखो ये वाली टेबल पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चलो मैं तुमको आगे, ये टेबल तो खैर तुम देख लोगे। इसमें क्या होगा कि जैसे एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये सब चीजें तुमको पता रहेगी ना, तो मान लो कि मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दिया, या मान लो मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ, चलो मान लो ऐसा समझ लो कि तुम्हारे पास में मास नंबर है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो तुम उससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, ये जो अलग अलग एलिमेंट्स दे रखे हैं तुमको, ये थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए इसको पॉज करके तुम देख सकते हो कि कैसे अलग अलग एलिमेंट्स में हमने अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करके रखे हैं। जैसे कि, और हाँ एक चीज सुन लो, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है आटोमोस्ट शेल में, पर 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम इनके पास में सिर्फ एक ही शेल है, तो इनको स्टेबल होने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। बस ये 2 के केस में होता है, हाइड्रोजन के केस में और हीलियम के केस में। इतनी बात ध्यान रखो कि इनके पास में एक ही शेल है, बस ये 2 ही हैं जिनके पास में एक शेल है, बाकी सब में 2 से ज्यादा शेल्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा शेल्स होती हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम है इसमें हमको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। अब जैसे हीलियम के पास में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसमें कुछ भी हमको हेराफेरी नहीं करनी। हाइड्रोजन में इसकी वैलेंसी 1 हो गई, या तो एक निकालो या एक दे दो, बात एक ही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हम 1 मान सकते हैं। ऐसी सबकी वैलेंसी तुम यहां से निकाल सकते हो, जैसे कि मान लो ये सिलिकॉन है, जैसे SI फॉर सिलिकॉन, या फिर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में देखो आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना आटोमोस्ट शेल में, ये देखो 1 2 3, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, या तो मैं इसमें 5 दे दूं तो 8 हो जाएंगे, या फिर 3 बाहर निकाल लूं। सस्ता काम कौन सा है, 3 बाहर निकालना, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल लिया। अब जो एल्यूमिनियम था उसमें से मैंने जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, तो एल्यूमिनियम जो ऑलरेडी न्यूट्रल था, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, Al3+। प्लस चार्ज क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन चेंज थोड़ी होंगे। देखो अभी इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसके पास में गिनती करता हूं, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, सही गिना ना मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13, हाँ 13 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके पास में ये तो नॉर्मल स्टेट में, मतलब स्टेबल नेचुरल स्टेट में इसके पास में 13 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली 13 प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो इसका जो नेट चार्ज था वो 0 हो जाएगा, ठीक है। पर अब चूंकि मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसके पास में 13 प्रोटॉन है पर 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो नेट चार्ज होगा कितना हो जाएगा, 3 पॉजिटिव, तो ये +3 का चार्ज। इसलिए हम Al3+ लिखते हैं, बहुत सारी जगह पे तुमने देखा होगा, वो इसीलिए लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये फ्लोरीन की बात करता हूं, तो फ्लोरीन के अंदर देखो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये देख लेते हैं जरा हम। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आसान क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन देना, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अब अगर हम इस टेबल में भी देखें तो क्या मैंने सही बोला है तुमको, देखो फ्लोरीन ये रहा, इसकी वैलेंसी लिखी है यहाँ पर 1, मतलब हमने सही तरीका अपनाया है, ठीक है, बहुत सही। हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड, ठीक है, ये एक चीज समझ लो, हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड, तुमको बता देता हूं। कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। क्यों प्यारे होते हैं, क्योंकि वो बहुत समझदार होते हैं। वो है ना डील इतनी तगड़ी करते हैं कि तुमको मजा आता है। जैसे कि अगर बात करता हूं सोडियम की, अगर मैं बात करूं तो चलो NaCl की, NaCl पता है हमको नमक होता है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो NaCl कैसे बना, देखो मैंने तुमको पिछले चैप्टर में बताया था कि हम क्रिस क्रॉस करते हैं। इसमें थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि क्रिस क्रॉस में हम वो Na+ और Cl- वो कैसे बना, ठीक है, थोड़ा और आराम से, ठीक है, चिल करो। NaCl, अब देखो सोडियम के पास में आउटरमोस्ट, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 1, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 7, ठीक है। अब देखो अब मुझे पहली बात कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, कंपाउंड्स बनने की जरूरत क्या हुई। कंपाउंड सिर्फ इसलिए बनते हैं ताकि जो एटम्स हैं वो स्टेबल हो जाएं, ठीक है। हम दोस्त क्यों बनाते हैं, ताकि हम अकेले बैठे बैठे पागल ना हो, हमारे दोस्त रहें तो हम उसको अच्छे से, हम थोड़े स्टेबल हो पाए, ठीक है। लोग शादी क्यों करते हैं, ताकि उनके पास में एक लाइफ पार्टनर हो जाए, लाइफ पार्टनर होने के कारण वो स्टेबल हो जाए। तो ऐसे ही स्टेबिलिटी हमको चाहिए, मतलब कि मेरी कमियां तू पूरी कर दे और तेरी कमियां मैं पूरी कर दूं, ठीक है। काफी रोमांटिक लाइन हो गई, बट एनीवे अगर ऐसे समझो तो कंपाउंड सिर्फ इसलिए बनते हैं ताकि भाई दोनों जो है, दोनों का फायदा हो और दोनों स्टेबल हो जाए। अब सोडियम और क्लोरीन है मेरे पास में, ठीक है। सोडियम के पास में आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम चाहता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे ताकि उसके पास में 2 8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। और क्लोरीन चाहता है कि उसको कहीं से तो भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो अगर मैं सोडियम और क्लोरीन का संगम कर दूं तो सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना चाह रहा है वो क्लोरीन के पास आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन बोलेगा कि देख मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और सोडियम बोलेगा कि हाँ मेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। तो वो ऐसा डिसाइड कर लेंगे कि काम करते हैं, साथ में आ जाते हैं। तो साथ में जब आ जाएंगे तो तू तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को चुपके से दे देना, और मेरा भी फायदा तेरा भी फायदा, तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल, हम दोनों खुश। तो उन्होंने बोला हाँ यार तो सही आइडिया है। तो ये सोडियम और क्लोरीन दोनों साथ में आ गए और ये NaCl बन गया, ठीक है। ऐसे ही जैसे Al2O3 बनता है, ठीक है। तो वो सब कैसे बनते हैं, सबको स्टेबल होना होता है। तो ये लिखने का मैंने तुमको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे सही तरीका क्या है, कि हमको पता है कि भैया Al3+ होता है और O2- होता है, ठीक है। तो ये O2- अपना O2- मतलब कहने का मतलब कि हमने ये O2- और Al3+ क्यों लिखा, क्योंकि हमको बस ये आयन बताना है जो स्टेबल आयन होगा उसका। जैसे एल्यूमिनियम एटम है तो इसका स्टेबल आयन क्या होगा Al3+, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लूज किया, चार्ज आ गया तो आयन बन गया, हमने पिछले वीडियो में देखा ही था, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, ये क्रिस क्रॉस हो जाएगा, तो ये Al2O3 ऐसे बना। बस यही तो चीज थी भाई, कितनी आसान थी ये। कुछ भी तो नहीं करना होता इसके अंदर, ठीक है। चलो अभी कुछ चीजें हैं इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज ध्यान रखो। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। हम एक्चुअली जो मैंने तुमको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि हम सिंबल कैसे लिखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का Al है, ठीक है, कलर बदल लेते हैं हम थोड़ा सा। एल्यूमिनियम का Al है, सोडियम का Na है, ठीक है, फ्लोरीन का F है। तो ये एक्चुअली ये तो पता है शॉर्ट फॉर्म है, और इसमें भी है ना थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक तरीका दिया है, बट हम ज्यादातर उसको लिखते नहीं है, इतना समय नहीं हमारे पास। बट अगर तुमको बहुत ही सही तरीके से लिखना हो तो हमें ना हमेशा ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे सिंबल ऑफ एलिमेंट, ऊपर लिखते हैं मास नंबर और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। भाई ये फंडा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में अगर तुमको आ गया एलिमेंट और यहां पर मास नंबर एटॉमिक नंबर दे दिया तो तुमको बताएंगे नहीं कि ये मास नंबर है और यहां पर लिखा हुआ एटॉमिक नंबर है। ये तुम्ही को याद होना चाहिए कि ऊपर हमेशा मास नंबर लिखते हैं और नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर लिखते हैं। इसको याद करने का एक फंडा मैं तुमको बता देता हूं कि भैया मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तक तो हमको याद हो ही गया है, और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये A ऊपर आता है, Z नीचे आता है ना, ऑब्वियसली अल्फाबेट में भी A पहले आता है, Z बाद में आता है। तो तुम बस इतना याद रख लो कि कोई भी एलिमेंट है X तो ऊपर आएगा A, नीचे आएगा Z। अब A हमको पता है कि A एटॉमिक नंबर नहीं होता, उल्टा होता है उसका। एटॉमिक नंबर का उल्टा क्या हुआ, मास नंबर। उल्टा मतलब दूसरा, एक एटॉमिक नंबर एक मास नंबर, तो दूसरा क्या हुआ, मास नंबर। तो ऊपर आएगा मास नंबर
और नीचे Z है, Z हमको पता था कि हाँ A to Z, A और Z हमने ऑपोजिट करके सोचा था, तो Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर। हाँ, तो ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर। ये ऐसा फंडा भाई, मैं बीच में ऐसे फंडे बताता हूँ जो तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ कर डिस्कस करने वाले हो, तो इसीलिए लाइक तो कर दो भाई, इस वीडियो का लाइक टारगेट भी अच्छा रखते हैं प्लीज। ठीक है, ओके। जैसे कि बहुत, अब हम थोड़ी सी तहजीब से लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मान लो कि किसका लिखो, ऑक्सीजन नहीं यार, ऑक्सीजन तो बहुत ही बेसिक हो गया, थोड़ा सा अजीब सा मतलब जैसे मान लो टंग 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 टंग, ये टेबल में देखते ना, हमारे पास में टेबल है तो सही। जैसे मान लो बोरॉन, ओ हो क्या मस्त नाम है, बोरॉन का लिखते हैं, तो भैया बोरॉन का सिंबल है बी। अब इसका मास नंबर, अब देखो हमको ऐसे लिखना है x कोई भी मान लो अगर एक एलिमेंट है तो ऊपर लिखते हैं a, नीचे लिखते हैं z। a मतलब होता है मास नंबर, तो भैया बोरॉन का मास नंबर क्या है, बोरॉन का मास नंबर, अरे मास नंबर निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि 5 प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि 5 प्लस ये 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6, तो कितना हो जाएगा 11, 5 + 6 11, मतलब इसका मास नंबर कितना हो गया 11, तो ऊपर लिख दिया हमने 11 और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर ये रहा 5, तो नीचे हम लिख देंगे 5, तो ये हो गया बोरॉन। ऐसे लिखते हैं हम इसको प्यार से, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में भी जब तुमको ऐसा दिखता होगा ना, ये बी के ऊपर 11 और 5 क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि 11 उसका मास नंबर और 5 उसका एटॉमिक नंबर है। बहुत सही भाई, मेरे भी डाउट्स क्लियर होते हैं यार, मैं कितना सही, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है। अब देखो 3 टाइप की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये लास्ट चीज है, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। अरे ये क्या होता है, देखो आइसोटोन्स ऐसे तुम्हारे सिलेबस में इतना कुछ है नहीं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स है। आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, तो आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप उसको बोलते हैं एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास या डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। भाई जितना मास नंबर होता है उतना ही मास होता है, ये बात मतलब जनरली मैक्सिमम केसेस में जितना जो मास नंबर है उतना ही मास है। जैसे सोडियम का मास नंबर 23 है और सोडियम का मास भी हमको पता है 23 U होता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, 1-2 केसेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बट एनीवे जनरली अगर हम डिस्कस करें तो आइसोटोप्स क्या होता है, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, ठीक है। बहुत सारे नंबर ऐसा हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनका इसमें एटॉमिक नंबर सेम है। अब देखो एक चीज तो देखो ध्यान से, एक चीज याद रखो कि भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो हर एक एलिमेंट में अलग अलग होता है, हर एक एलिमेंट में अलग अलग होता है। तो भैया फिर एटॉमिक नंबर भी सब एलिमेंट्स का अलग अलग होगा, तो फिर वो एलिमेंट कौन से होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो जनरली उसी के टाइप होते हैं, उसी के टाइप कैसे, जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, एक तो ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। देखो तीनों के अंदर नीचे 1-1 लिखा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही है बट वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली आइसोटोप का मतलब ये होता है कि एलिमेंट तो वही है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फिर जैसे क्लोरीन भी होता है तो क्लोरीन भी 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली एलिमेंट तो वही है बट वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो जो अलग अलग फॉर्म्स है ना उनको हम एक दूसरे के आइसोटोप बोलते हैं। जैसे कि ये वाला इसका आइसोटोप है, ये वाला इसका आइसोटोप है, वैसे ये वाला इन दोनों का आइसोटोप है, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। अब देखो तीनों का मास नंबर अलग अलग है, ऊपर देखो मास नंबर अलग अलग है, मास नंबर ऊपर लिखते हैं ना, अरे ए मास नंबर ऊपर अलग अलग है 1 2 3, पर नीचे जो तुम एटॉमिक नंबर देखोगे वो तीनों का सेम है क्योंकि एलिमेंट ही सेम है ना, तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो ऐसी चीजों को हम आइसोटोप बोलते हैं। ये एग्जांपल याद रखना है, एग्जांपल तुमको डायरेक्टली आ सकता है। हम ये H को बोलते हैं प्रोटियम, H1 वाला 1H, ठीक है, 1H मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जिसका मास नंबर 1 है, ठीक है। फिर जिसका मास नंबर 2 है उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, यहां स्पेलिंग थोड़ी बीच में जगह कम है। तीसरा को बोलते हैं ट्राइटियम या फिर ट्राइशियम, ठीक है। स्पेलिंग तुम देख लेना एक बार क्योंकि यहां पर बहुत ही ऐसी गंदी सी आएगी, मेरी हैंडराइटिंग में अभी इतने अच्छे निकालने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो इसीलिए हाइड्रोजन के 3 होते हैं। वैसे क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन के 2 होते हैं। क्लोरीन के 2 कौन से होते हैं, देखो इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है 11, पर मास नंबर जो होता है इसका 35 होता है, इसका 37 होता है, ठीक है। अब भैया यार आपने तो बताया कि भैया क्लोरीन का मास जो होता है वो तो 35.5 होता है, पर आप तो अब बोल रहे हो कि भैया क्लोरीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो 35.5 वाला कौन सा है, कंफ्यूज मत हो। देखो क्लोरीन जो है वो 2 फॉर्म्स में ही एग्जिस्ट कर रहा है, इन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, इन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मास 35.5 लेते हैं, ये पता है कैसे निकालते हैं, ये देखो ये पढ़ो लाइन, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्चुअली मतलब असलियत में इज द एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरली ऑकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। देखो क्लोरीन एक एलिमेंट है, उसके अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है वो, ठीक है। एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37 वाला, ठीक है। तो इनका जो एवरेज है
वो आएगा 35.5। मतलब देखो, अब एवरेज तुम बोलोगे भैया इसका एवरेज तो 36 आएगा, नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो क्या होता है कि ये है ना नेचर के अंदर, ये साइंटिफिकली वेरीफाइड है, नेचर के अंदर ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो अलग अलग फॉर्म से कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये 3:1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि हर 4 क्लोरीन के एटम्स में से 3 एटम्स ऐसे होंगे और 1 एटम ऐसा होगा। हम बोलते हैं ना कि हर 5 में से इस शहर के अंदर हर, या फिर इस क्लास के अंदर हर 5 में से 1 बच्चा मस्तीखोर है, ठीक है, या फिर हर 3 में से 1 बच्चा मस्तीखोर है। तो अगर मैं कहने का मतलब कि रैंडमली मैं 3 बच्चों को उठा लूं तो उसमें से 1 बच्चा जो है मस्तीखोर निकलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पे भी वही है, ठीक है। 75% केसेस में जो क्लोरीन है वो ये वाला है और 25% केसेस में जो क्लोरीन है वो ये वाला है, ठीक है। तो इनका एवरेज कैसे हो जाएगा, इनका एवरेज ऐसे हो जाएगा, देखो 75/100, ठीक है, इनटू ये वाला जो क्लोरीन है ये 75% एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मास कितना है 35, तो इनटू 35 प्लस, अब मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज मतलब दोनों का प्लस अपॉन 2, तो भाई इसका मास यानी कि 75% ये एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस 30 ये 25% ये 37 वाला एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस 25/100 इनटू 37 अपॉन, ये देखो 2 ले लिया मैंने, ये वाला एक ये वाला हो गया, एक इसका मास हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो एवरेज निकल जाएगा। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ना तो मेरे पास 35.5 आएगा, ठीक है। ऐसा, बस ये इतना पार्ट अगर तुमको कंफ्यूज करा तो वापस से रिपीट करके देख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि बहुत चिल्ड आउट है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। इस पे से न्यूमेरिकल डायरेक्टली आता है। अच्छा, एक थ्योरी पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप की भाई जरूरत क्या होती है, कहां एप्लीकेशन होती है, तो इन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड, ये याद ही कर लो भाई, अभी याद कर लो पॉज करके, क्या जा रहा है, ठीक है, मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे, याद कर लोगे, क्वेश्चन आ जाएगा तो काम बन जाएगा, अलग से टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा, पॉज करो, रीड करके याद कर लो, ठीक है। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। और तीसरा जो है आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर हमने पहले पढ़ा था ना कि आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है ना, इसलिए हम नमक जो है आयोडीन वाला लेना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज है। चलो आइसोबार, अब देखो आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, तो आइसोबार क्या हो जाएगा, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बस, ठीक है, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया यार मास नंबर कैसे सेम हो सकता है, अब देखो मैं तुमको बताता हूं। जैसे कि मास नंबर होता क्या है, मास नंबर यानी कि ए होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मान लो किसी एक एलिमेंट के अंदर 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 40। पर वहीं पे मान लो कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो अलग है, बिल्कुल टोटली अलग है, उसका कोई लेना देना है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, पर उसके पास मान लो 18 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन्स है। अब देखो इनका आपस में तो कोई लेना देना नहीं है ना, 18 प्रोटॉन वाले का 20 प्रोटॉन वाले से क्या लेना देना, वो तो अलग अलग ही है। पर अगर मैं इसको ऐड करूं तो इसका भी मास नंबर 40 आएगा। तो ये जो दो हो गए ना, इनके बीच में एक रिश्ता हो गया कि भैया इनका मास नंबर सेम आ रहा है, बस, ठीक है, बाकी है पूरे अलग, बस इनका मास नंबर सेम आ रहा है, तो हम इनको आइसोबार बोल देते हैं। ऐसे तुम इस टेबल में से देख सकते हो कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको मैं ऐड करता हूं, जिनका मान लो मैं ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड करता हूं तो मेरे पास सेम आता है। जैसे कि लिथियम का मान लो, तो लिथियम में 3 + 4 7 आ गया। तो और कौन सा है, और कौन सा है, और कोई सा भी नहीं दिख रहा यार ठीक है, और क्या दिखेगा भाई, ऐसे एग्जांपल यार, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों का सम सेम होना चाहिए। जैसे कि 4 + 5 हो गया 9, और कहीं और दिख रहा है क्या, 9 नहीं दिख रहा यार, मतलब समझ जाओ, फील आ रही है ना तुमको, समझ में, कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना। ऐसा तुम देख लोगे, ऐसे जनरली तुमको मिल जाते हैं। अभी इस केस में हाँ, जैसे कि देखो 10 + 10 हो गया 20, और 12 समझ जाओ, ठीक है। इस टेबल में हो सकता है कि वो सारे एलिमेंट्स ना हो, बट कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल्स तुम याद कर लो, ठीक है, याद ही कर लेना है एग्जांपल्स, तो तुम्हारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। भाई हम जो है सोशल लाने की सोच रहे हैं, अगला सोशल आएगा एक शर्त पे कि तुम लोग बहुत ही तगड़ी तरीके से इसको शेयर कर रहे हो, क्योंकि भाई ये सब चीजें करने में टाइम लगता है, पैसा लगता है, रिसोर्सेस लगते हैं, कंटेंट लगता है, और उसके बदले में ये सारा पैकेज तुमको देखने को मिलता है टोटली एब्सोल्युटली फ्री में। तो तुमसे बस एक चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि तुम इसको धड़ल्ले से शेयर करोगे कि ये तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। ये जो टीम है इसमें तुम्हारे भैया लोग काम करें, इसमें तुम्हारे दीदी लोग काम करें, तो उनके लिए प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। टिल देन
30 जनवरी और 31 जनवरी सेशन अगर तुमने अभी तक एनरोल नहीं किया तो भाई जीवन के बहुत ही सही मजे तुम मिस कर दोगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम वो मजे मिस करो, इसलिए डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना, लिंक देख लेना, लिंक खोल के देखना, अगर तुमसे कोड मांगता है तो कोड डाल देना PC001, वहां पर नोटिफाई में पे क्लिक कर देना, तो तुम दोनों ही सेशंस में एनरोल हो जाओगे फॉर फ्री। ऐड कर सकते हो मेरे साथ में, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, वहां पर हम चैट बॉक्स खोल के रखेंगे, तुम चैटिंग कर सकते हो, मैं बात कर सकता हूं, तुम्हारे क्वेश्चंस में देख सकता हूं, मस्ती कर सकते हैं, साथ में सब कुछ कर सकते हैं, बीच में खा पी सकते हैं। तो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर joining, I'll catch you guys really soon. Till then make sure you do follow us on Telegram and follow me and Padle.in on Instagram. Till then goodbye, I will see you in the next video and keep smiling क्योंकि तुम डिजर्व करते हो स्माइल करना, ठीक है? बाय बाय। हमरा ही है, हमरा ही है, हमरा